हेलो एवरीवन, वेलकम टू पन क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने परावर्तन को समझा था अच्छे से। परावर्तन हमने लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा परावर्तन के अंदर। परावर्तन में हमने परावर्तन के नियम पढ़े, उसके बाद समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण से परावर्तन कैसे होता है ना। गोली दर्पण में भी हमने दो पढ़े थे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण वाला सारा सिस्टम हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, हमने रे डायग्राम भी बनाया था, किरण आरेख भी बनाए थे बहुत सारे। ठीक है, तो ये सारा काम हम कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। दो पार्ट में डिवाइड है टॉपिक, मतलब ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। एक तो प्रकाश का परावर्तन और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन हमें पढ़ना है आज। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मतलब एक पार्ट आधा चैप्टर मतलब कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब प्रकाश का अपवर्तन पर आते हैं। तो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बाकी सब इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। चलो, तो प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखो, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहला उदाहरण देता हूँ मैं। मान लो तुम्हारे पास एक कांच की ग्लास है, ठीक है, जिसमें पानी भरा हुआ है। उसमें तुमने एक 5 रुपये का सिक्का डाला। सिक्के का तुम ऊपर से देख रहे हो, क्या होगा, सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। सिक्का थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। किसकी वजह से? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। किसकी वजह से बेटा? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ठीक है, मान लो उसी ग्लास में जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें तुमने एक पेंसिल डाली। क्या डाली इस बार? पेंसिल डाली। तो पेंसिल डाली तो पेंसिल भी अगर तुम साइड से देखोगे उस कांच के ग्लास को, तो तुम्हें वो पेंसिल कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी। कैसे दिखाई देगी? मुड़ी हुई दिखाई देगी। क्यों हो रहा है ऐसा? करके देखना, ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं कि सर मैं कुछ ही बोल रहा हूँ, होता है ऐसा। जैसे कांच की ग्लास में सिक्का डालोगे, सिक्का थोड़ा ऊपर ऊंचा उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि ऊपर है, थोड़ा सा वो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। और जो ग्लास का बॉटम है ना, वो भी थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और वो जो पेंसिल है वो थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देती है। क्यों क्यों क्यों? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अब प्रकाश का अपवर्तन, ये तो हमने एग्जाम्पल समझे, होता क्या है वो नहीं समझा अभी हमने, है ना। अभी सिर्फ हमने उदाहरण देखे। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है वो अभी हमने नहीं समझा है। ठीक है, तो क्यों होता है ऐसा? देखो, प्रकाश की चाल जो होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग होती है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग होती है। वो वायु में थोड़ी ज़्यादा होती है, फिर पानी में थोड़ी कम होती है, और फिर और हम ग्लास लेके आएँ, यानी कि कांच ले आएँ, तो कांच में फिर थोड़ी और कम हो जाती है। तो प्रकाश की चाल वायु में ज़्यादा होती है, फिर ग्लास में, फिर पानी में थोड़ी कम, और फिर ग्लास में और कम। मतलब जितना ज़्यादा हम माध्यम को सघन करते जाएंगे, सघन का मतलब जिसमें परमाणु जो रहेंगे वो पास पास रहेंगे, जितना ज़्यादा हम माध्यम को सघन करते जाएंगे। सघन मतलब जैसे कि अब मैं पूछूं कि भैया वायु और पानी में से कौन सघन है, तो ऑब्वियसली बात है पानी थोड़ा सघन है ना। और पानी और कांच में से कौन ज़्यादा सघन है, तो तुम क्या बोलोगे? कांच ज़्यादा सघन है। तो सघन माध्यम समझ में आया, सघन माध्यम क्या होता है? ठीक है, तो जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है, वैसे वैसे प्रकाश की चाल कम होती जाती है। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाता है, प्रकाश की चाल क्या होती जाती है बेटा? कम होती जाती है। यानी कि प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होगी? वायु में होगी। लेकिन वायु से भी एक और माध्यम आता है जो उससे भी थोड़ा सा हल्का होता है, जो होता है निर्वात। निर्वात का मतलब जहाँ पर वायु भी नहीं है, यानी कि अंतरिक्ष। अंतरिक्ष कैसा माध्यम है बेटा? अंतरिक्ष जो माध्यम है, कौन सा माध्यम है? निर्वात है, क्योंकि वहाँ पर वायु भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने कि सबसे अधिक चाल प्रकाश की कहाँ होगी? निर्वात में। फिर कौन आएगा? वायु। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है निर्वात में, फिर आती है वायु। ठीक है, कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, किस में चाल? निर्वात में। वायु में भी लगभग इतनी ही मान लेते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, तो हम यही मान लेते हैं वायु की चाल और यही मान लेते हैं
सॉरी यही मान लेते हैं वायु में प्रकाश की चाल और यही मान लेते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सघन विरल क्यों बता रहा हूँ मैं, ये ध्यान समझना। क्योंकि जब भी कोई प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी ना, जैसे कि यहाँ पर मान लो वायु माध्यम है, यहाँ पर मान लो जल माध्यम है, जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आएगी ना, तो अब वो अपना मार्ग जो है वो बदल लेगी। जैसे कि मान लो वायु में कुछ प्रकाश की चाल ऐसे जा रही थी, प्रकाश कुछ ऐसे जा रहा था, जल में वो थोड़ा सा मार्ग चेंज कर लेगा ऐसे। जानी चाहिए था ये सीधा, लेकिन थोड़ा सा क्या कर लिया उसने, चेंज कर लिया। क्यों कर लिया चेंज, ये बदलाव क्यों हुआ, ये बदलाव इसलिए हुआ, क्यों हुआ अभी बताया मैंने कि वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा किसकी तुलना में, जल से ज़्यादा किस में है, वायु किस में है प्रकाश की चाल, वायु में है। तो वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो वो क्या करेगी, जैसे ही ज़्यादा चाल से कम चाल में गई हो, यहाँ पर कम चाल हो गई ना, तो कम चाल हो गई तो वो क्या कर लेगी, वो अपना मार्ग बदल लेगी। ठीक है, वो अपना मार्ग क्या कर लेगी, बदल लेगी। माध्यम बदल गए ना, तो माध्यम बदल गए, माध्यम जैसे ही बदले तो प्रकाश जो है वो अपना मार्ग क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। ठीक है, प्रकाश अपना मार्ग चेंज कर लेगा। और इसी बदलाव को, इसी मार्ग में विचलन को, ये जो मार्ग में विचलन आया था, इसी मार्ग में विचलन को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबको समझ में आया प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्या बोला मैंने, देखो एक बार और समझाता हूँ। ये मान लो वायु है, ये मान लो जल है। वायु, देखो वायु और जल में से सघन माध्यम कौन है, सघन माध्यम कौन है, जल्दी बताओ। जल सघन माध्यम है। वायु, देखो अगर ये जल सघन माध्यम है तो वायु अपने आप क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। दो माध्यम होते हैं, विरल और सघन, है ना। ठीक है, तो जल और वायु में वायु विरल है और जल सघन है, सघन माध्यम जल है। ठीक है भैया, यहाँ तक सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। आप देखो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल नहीं आई, सॉरी, प्रकाश की किरण आई विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो क्या करेगी, वो अपना मार्ग क्या कर लेगी, वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ठीक है, वो अपने मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, ये मैंने बनाया अभिलंब। हमने पढ़ा था यहाँ पर क्या बनाया मैंने, अभिलंब। ये आपतित किरण, ये इस बार परावर्तित नहीं, परावर्तन खत्म। अब कौन सी किरण आएगी, ये अपवर्तित किरण, है ना। ये है आपतित, तो ये कौन सी इस बार, अपवर्तित, परावर्तित नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, अब यहाँ पर आपतित किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया उसको हमने बोल दिया आई, पर अपवर्तित किरण ने जो अभिलंब के साथ कोण बनाया उसको हमने बोल दिया आर। और यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आई आर के बराबर होगा, वहाँ पर क्या हो रहा था, आई आर के बराबर हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आई आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब तुम्हारे दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि सर हमें कब कैसे पता चलेगा कि ये इधर मुड़ेगी कि ऊपर मुड़ेगी। भैया आपने बताया, सर ने बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, और इसे ही हमने क्या बोला, प्रकाश का अपवर्तन बोला। लेकिन सर ने ये नहीं बताया कि वो विचलित जो होगी वो इधर होगी या इधर ऊपर होगी, वो कहाँ होगी। भाई सर ने बोल दिया अपना मार्ग से विचलित हो जाएगी, लेकिन कहाँ विचलित होगी, इधर नीचे या उधर ऊपर, तो वो कैसे पता लगेगा। तो वो उसके लिए हम समझते हैं, उसके लिए हमें 2 पॉइंट पढ़ने हैं आगे। क्या पढ़ने हैं, उसके लिए हमें ये पढ़ना है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में जाएगी, तो देखो ये विरल से सघन में जा रही है, इस पॉइंट पर मैंने बना दिया अभिलंब। तो जब विरल से सघन में जा रही है तो वो हमेशा याद रखना है, हमें क्या याद रखना है कि विरल से सघन में जाएगी तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी। देखो ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुक गई। यहाँ तक सबको क्लियर है बात, यहाँ तक सबको क्लियर है बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि सघन से अगर विरल में आ रही है, सघन से विरल में आ रही है तो जानी चाहिए थी, देखो सीधी,
जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अभिलंब से दूर हट जाएगी इस बार। ठीक है, सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसको हम आगे लिखेंगे। पहले हम समझ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। प्रकाश मतलब समझ लिया हमने, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश की किरण है ना, ये किरण नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ठीक है, तो किरण मैं इधर लिख देता हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो माध्यम बदलते समय वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। यही घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये बात सबको क्लियर होगी आई थिंक। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्लियर हो गया। अब हमें समझना है कि सघन माध्यम क्या होता है और विरल माध्यम क्या होता है। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है वैसे मैं बता चुका हूँ। क्या होता है, जहाँ पर प्रकाश की चाल, देखो मैं फिर से बताता हूँ। देखो ये हमारा सघन, मान लो ये विरल माध्यम है वायु, मान लो ये वायु माध्यम है, और यहाँ है जल। ये वायु विरल माध्यम है, जल हमारे पास सघन माध्यम है। ठीक है, तो अब देखो विरल माध्यम में क्या बताया मैंने कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी। नहीं बताया क्या? नहीं बताया तो अभी देख लो भैया कि विरल माध्यम में प्रकाश की जो चाल है ना वो ज़्यादा होगी, और सघन में क्या होगी, कम होगी। और ये स्पीड में जो चेंज आ रहा है ना, उसी की वजह से लाइट क्या हो रही है, प्रकाश का क्या हो रहा है, झुकाव हो रहा है। प्रकाश मतलब प्रकाश किरण क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। किसकी वजह से? ये प्रकाश की चाल में जो कमी आई ना, यहाँ पर प्रकाश की चाल क्या होगी, कम होगी। तो प्रकाश की चाल में जो कमी आई है, प्रकाश की चाल में जो कमी आई उसी की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर वो लाइट क्या हुई, बेंड हुई है। ठीक है, वो प्रकाश की किरण क्या हुई है, झुकी है, अपने मार्ग से वो विचलित हुई है। ठीक है, तो ये वायु विरल माध्यम हो गया, जल सघन माध्यम हो गया। अब विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज़्यादा रहेगी, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम रहेगी। ठीक है, चलो ये बात सबको क्लियर है। ठीक है भैया, सौरभ कर देते हैं। हाँ ठीक है, इसको डाल देते हैं। चलो ये सबने लिख लिया होगा। उदाहरण मैंने बताई दिया आपको। क्या बताया उदाहरण क्या बताया, जल्दी बताओ। उदाहरण क्या बताया, जब हम ग्लास में, कांच की ग्लास में सिक्का डाल रखा है, पानी भर के सिक्का डालना है ना, ऐसे सिक्का डालोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या बताया, पेंसिल को रखा हुआ है हमने कांच की ग्लास में, पानी भर के पेंसिल को रखा हुआ है, तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देगी। और किसका उदाहरण है वो, प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो चलो यहाँ तक ये नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो सघन माध्यम मैंने क्या बताया, दो माध्यमों की तुलना करेंगे। दो माध्यमों की जब हम तुलना करेंगे, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी, वो कौन सा माध्यम कहलाएगा, सघन माध्यम। और विरल माध्यम में क्या होगा, जिसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो कौन सा माध्यम कहलाएगा, विरल माध्यम। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, दो माध्यमों की तुलना करते समय जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो, विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम हो, सघन माध्यम। ठीक है, अब ये तो ठीक है, सघन माध्यम विरल माध्यम हो गया। लेकिन अब इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, कर लिया नोट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सघन माध्यम, ये तो हमें ठीक है इम्पोर्टेंट था थोड़ा बहुत। अब देखो, जब कोई प्रकाश की किरण जो है ना, वो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो क्या बताया था मैंने, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, बताओ क्या होता है, प्रवेश करती है। लिखते हैं, थोड़ी हिंदी लिखते हैं, थोड़ी हिंदी भी लिखें। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी, बताओ।
सघन से जा रही है विरल में, तो सघन से जा रही है विरल में तो क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। किससे, अभिलंब से। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। और जब कोई प्रकाश की किरण उल्टा लिखेंगे हम इसका उल्टा क्या लिखेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण उल्टा क्या लिखेंगे, विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है। ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा, वह अभिलंब से दूर हटेगी या पास आ जाएगी, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। चलो इसका डायग्राम नहीं, मतलब इसका हाँ वो डायग्राम टाइप बना लेते हैं कि भैया ये मान लो विरल माध्यम है, पहले क्या लिखा मैंने यहाँ पर, सघन, तो सघन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आई, कहाँ, विरल माध्यम में आई। नॉर्मल थोड़ा टेढ़ा बन गया क्या, टेढ़ा बन गया, थोड़ा सही कर देते हैं, पूरा मिट गया, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आई तो वह सीधी ना जाके अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। यहाँ पर क्या करें, ये बनाया हमने इस बार पहले विरल और इधर इस बार सघन। तो जब विरल से सघन में आएगी तो ये विरल से सघन में आई, यहाँ पर बनाया हमने अभिलंब, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आई आर लिखना हो तो हमें ये आई और ये पूरा हमारे पास आर। ये देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण ये कोण बनाया, अपवर्तित किरण ने ये कोण बनाया। यहाँ पर अपवर्तित किरण ये है ना, तो ये कोण बनाएगी, यहाँ पर अपवर्तित किरण ये है तो ये कोण बनाएगी अभिलंब के साथ। ठीक है, तो ये याद रखना है सबको कि ये याद रखना है कि सघन से विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी, और विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है, अब याद करने का तरीका क्या है, देखो याद करने का तरीका इसका बताता हूँ मैं, तरीका क्लास में मैं बताता हूँ तरीका कि वीर दूर हट या वीर दूर हट। मतलब वीर दूर हट का मतलब क्या है कि जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी दूर हट जाएगी। किससे दूर हटेगी, ऑब्वियसली बात है, किससे दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, कौन से माध्यम में जाएगी, जब विरल माध्यम में जाएगी। तो उसका उल्टा कर देंगे कि सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से पास आ जाएगी। फिर से बोल रहा हूँ कि सघन से विरल में जाएगी तो हमने ये क्या याद रखा, वीर दूर हट भाई, वीर दूर हट, यानी कि विरल माध्यम में जाएगी तो दूर हट जाएगी अभिलंब से। तो इसका उल्टा सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब के पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलो ये याद रखना। ये अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये नोट कर लो। चलो, तो अब हम लेते हैं कांच का स्लेब लेते हैं, और कांच के स्लेब से हम देखेंगे कि अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, कांच के स्लेब से देखेंगे कि अपवर्तन कैसे होता है। तो कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन, कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन कैसे होता है। ठीक है, तो कांच का आयताकार स्लेब ले लेते हैं। चलो, ये ले लिया मैंने एक
कांच का आयताकार स्लेब ले लिया, नाम दे दिया इसका, चलो A B C D ले लिया, ठीक है। अब ये एक तरह से क्रियाकलाप है, जो क्रियाकलाप अभी हम यहाँ पर तो नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूँगा तुम्हें। मान लो एक टेबल है, ठीक है, एक टेबल रखी हुई है, टेबल रखी हुई है, टेबल के ऊपर हमने रख दिया एक पेपर रख दिया, कागज़ का पेपर रखा है, ठीक है, पेपर रख दिया, और उसके ऊपर हमने रख दिया एक कांच का स्लैब, इस टाइप से कांच का स्लैब, ऐसा आयताकार कांच का स्लैब रख दिया। अब स्लैब रख दिया और हमने क्या किया, पेंसिल ली और उस स्लैब के चारों ओर हमने बाउंड्री बना दी पेपर पर, ठीक है। तो ये पेपर ही मान लो इसको, तो पेपर पर हमने क्या किया, स्लैब रखा हुआ है और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, चारों तरफ से बाउंड्री बना दी, ठीक है, बाउंड्री बना दी। उसके बाद क्या करना है, उस स्लैब के, ये स्लैब है, उसके एक साइड में 2 पिन लगाओ, 2 पिन लगाई, चलो 2 पिन लगाते हैं एक साइड में, ये लगाई यहाँ पर E और ये लगाई यहाँ पर F, 2 पिन लगा दी, ठीक है, 2 पिन लगा दी E और F। अब इन दोनों पिनों को हम इस साइड से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, तो जब हमें E पिन F पिन के पीछे दिखाई देगी, जब हमें E पिन F पिन के पीछे दिखाई देगी, यहाँ से देखने पर, है ना, इस साइड से देख रहे हैं हम, तो हमें यहाँ से देखने पर E पिन F पिन के पीछे दिखाई दी, तो हमने क्या किया, उसी लाइन पर 2 पिन और लगा दी, उसी लाइन पर 2 पिन और लगा दी और उसको नाम दे दिया G और H दे दिया। नहीं समझ में आया, एक बार और देखो, कांच का स्लैब है, ठीक है, इधर 2 पिन लगाई, पीछे हो जाता हूँ मैं, ये कांच का स्लैब है, इधर हमने 2 पिन लगाई, 2 पिन लगाई, इधर से हम देख रहे हैं, तो इधर से हम देख रहे हैं, जब हमें E पिन F पिन के पीछे दिखाई देगी, उसी लाइन में हमने यहाँ पर 2 पिन और लगा दी, G और H लगा दी, ठीक है। अब हमने क्या किया, स्लैब को उठाया, फेंक दिया, कोई काम का नहीं है हमारे, पिन उठाई, फेंक दी, पिन पर पॉइंट लिख दिए थे हमने, जैसे डॉट बना दिए थे और पॉइंट लिख दिए थे EFGH। अब हमारे पास वो पूरा पेपर है बस, ठीक है, अब पेपर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पेपर पर E और F को मिला देना है और यहाँ पर G और H को मिला देना है, ठीक है, यहाँ पर G और H को मिला देना है। अब देखो मैंने तो यहाँ पर मन से लगा दी है, मैंने कौन सी क्रियाकलाप किया अभी, मैंने तो अभी क्रियाकलाप नहीं किया, तो इसे थोड़े से गलत हो गए, वो थोड़े से इधर आएंगे, ठीक है ना, जब तुम क्रियाकलाप करोगे ना तब वो थोड़े से इधर आएंगे, ठीक है। तो ये G और ये H, क्रियाकलाप कब करेंगे, क्रियाकलाप करोगे तुम जब प्रैक्टिकल होंगे तुम्हारे। अब क्या पता स्कूल वाले क्या करें, स्कूल का तो अभी कुछ पता नहीं है, ठीक है। चलो, तो इसको हमने यहाँ पर भी G और H को मिला दिया, यहाँ पर भी हमने G और H को मिला दिया। अब यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आई होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्रकाश की किरण कुछ ऐसे आई होगी, तो हमने यहाँ पर ये प्रकाश की किरण को ऐसे, यहाँ पर कुछ ऐसे, यहाँ पर कुछ ऐसे चली गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, तो यहाँ पर हम एक नॉर्मल बना दें, यानी कि अभिलंब बना दें, अभिलंब भी हर टेढ़ा मेढ़ा हिलता हुआ आ रहा है, सही करते हैं इसको, अभिलंब तो डांस करता हुआ आ रहा है, सही ले उसको, अब थोड़ा कम डांस कर रहा है अभिलंब, सही है। अब चलो यहाँ पर भी अभिलंब बना देते हैं, नाम लिखो इस अभिलंब का N डैश M डैश, इस पॉइंट को नाम दे दो O, इस पॉइंट को नाम दे दो O डैश, सारे पॉइंट हो गए, ठीक है। अब बचा है सिर्फ एंगल, यहाँ F था ना, F पॉइंट ये था ना, इस F पॉइंट को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, ये हमारा है I, ये है R, ये है हमारा I और ये नीचे क्या है R, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम बन गया हमारा, किसके थ्रू अपवर्तन पढ़ा हमने, कांच के आयताकार स्लैब के द्वारा अपवर्तन हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी हमें ये दिख रहा है, देखो यहाँ पर ऊपर क्या था, ऊपर था वायु, यहाँ पर था कांच, नीचे फिर से था वायु इधर ले रहे, इधर रखते हैं, चलो। ये आपतित किरण जो है यहाँ से जानी चाहिए थी सीधी ऐसे, लेकिन क्या हुआ, पहले क्या हुआ, देखो वायु से कांच में आई, यानी कि विरल से सघन में आई, तो अभिलंब की ओर झुक गई, जानी चाहिए थी सीधी, अभिलंब की ओर झुक गई। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, कांच से वायु, ये ऊपर कांच है, इधर वायु है, तो कांच और वायु में कांच सघन है, वायु विरल है, तो सघन से विरल में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, बात क्लियर है क्या। तो सघन से विरल में आई, अभिलंब से दूर हट गई। याद करने का तरीका,
विरल में जा रही है, वीर दूर हट भाई, वीर दूर हट यानी कि विरल में जाएगी तो दूर हट जाएगी, ठीक है। तो इतना डेविएशन आ गया, मतलब इतना डिफरेंस आ गया है। जानी चाहिए हमें यहाँ से दिखने चाहिए थे ई और एफ पॉइंट, हमें यहाँ से दिखने चाहिए थे ई और एफ पॉइंट, लेकिन हमें यहाँ से दिख रहे हैं ई और एफ पॉइंट। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीच में क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, ठीक है भैया। चलो ये हो गया कांच के आयताकार स्लेब से अपवर्तन। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे हमें क्या पढ़ना है इसके बाद? हाँ, हमें पढ़ने अपवर्तन के नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपवर्तन के नियम, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने कुछ बताया था क्या पहले? शायद मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, एक तो परावर्तन के नियम, और उसके बाद मैंने बताया था परावर्तन के नियम के बाद इम्पोर्टेंट आता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, और उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, उनके बारे में मैंने जो चीज़ें बताई थी कि मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस, और यहाँ पर फिर बताया था मैंने वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या होती है। ये सारी परिभाषा उस दिन बताई थी ना फर्स्ट वीडियो में, फर्स्ट लेक्चर में जो यूट्यूब पर देखा हुआ तुमने, है ना। वो सारी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है ना, वो सारी परिभाषाएं अच्छे से याद करना। और दूसरा एक चीज़ हो गई, और तीसरी चीज़ यही फिर अपवर्तन के नियम, ठीक है। अपवर्तन के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना इसको। क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। हाँ, उससे पहले एक चीज़ तो भूल गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, अब अपवर्तन के नियम पे आते हैं। अपवर्तन के नियम में पहला नियम क्या, देखो पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर अभिलंब आएगा। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु आएगा यहाँ पर, पृष्ठ के, ना, ये पृष्ठ के इधर आएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ समझो ध्यान से। कुछ भी नहीं है, ये आपतित किरण, ये नॉर्मल यानी कि अभिलंब, और ये हमारे पास अपवर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ है, देखो यहाँ पर ध्यान समझना, आपतित किरण, ठीक है, दूसरा अपवर्तित किरण, ठीक है। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ है, उसका ये बिंदु कौन सा है? आपतन बिंदु, और अभिलंब उस आपतन बिंदु पर है। अभिलंब कहाँ पर है? आपतन बिंदु पर। नहीं समझ में आया? एक बार ध्यान से समझो, ध्यान से। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ है, उसके ऊपर जो आपतन बिंदु है, अब उस पर अभिलंब, ठीक है। तीन चीज़ें बतानी है हमें। पहली चीज़ आपतित किरण, दूसरी चीज़ अपवर्तित किरण, तीसरी चीज़ अभिलंब। लेकिन अभिलंब है कहाँ, वो तो बताओ। तो अभिलंब है कहाँ? दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला जो पृष्ठ है, उसके आपतन बिंदु पर ही तो है अभिलंब। तो अभिलंब की जगह हमें बतानी पड़ेगी कि अभिलंब कहाँ पर है। तो ये इसलिए ये थोड़ा बड़ा बन गया। क्या बन गया? देखो, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, तथा अभिलंब डायरेक्ट नहीं लिख के क्या लिखेंगे? दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। अभिलंब है कहाँ, वो बताना पड़ेगा। सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं कि ये अपवर्तित किरण बाहर निकल जाएगी, अंदर चले जाएगी। बता चुका हूँ मैं परावर्तन के नियम में, तो यहाँ पर बार बार नहीं बता रहा हूँ। एक ही तल का मतलब वहाँ पर बता चुका हूँ मैं कि ना ये बाहर जाएगी ना अंदर जाएगी, एक ही तल में रहेगी, एक ही प्लेन में रहेगी, ठीक है। यानी कि मतलब ये आपतित किरण, तो अपवर्तित किरण भी यहीं जाएगी, ऐसा नहीं बाहर चली जाएगी या पीछे चली जाएगी, ठीक है। वो एक ही तल में रहेगी। चलो, तो क्या बताया? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। याद करो, फटाफट याद करो। क्या बोला मैंने? आपतित किरण, अपवर्तित किरण
तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, सभी एक ही तल में होते हैं। सेकंड पॉइंट पर आते हैं। समझा भी दिया मैंने, याद भी करवा दिया, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट भी थोड़ा सा अच्छा है, मतलब ये सेकंड पॉइंट सपोज को याद नहीं होता है। अब मेरे को पता नहीं क्यों याद नहीं होता है, आसान सा है। देखो, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, यहाँ पर हम प्रकाश का एक निश्चित रंग मानेंगे कि भैया अगर तुम वहाँ पर सफ़ेद प्रकाश ले रहे हो तो सफ़ेद ले हो, या लाल प्रकाश ले रहे हो या रेड लाइट ले रहे हो रेड लाइट लो, वाइट लाइट ले रहे हो या फिर ब्लू लाइट ले रहे हो, ग्रीन लाइट ले रहे हो, जो भी लाइट ले रहे हो उसी लाइट के लिए बात करेंगे। लाइट चेंज करी तो नियम भी चेंज, थोड़ा सा नियम भी वहाँ पर ये नियम चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो स्थिरांक चेंज हो जाएगा, वो आगे बताऊँगा मैं। क्या बोला मैंने, एक ही लाइट लेनी है, यानी कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए वायु और जल ले रहे हो तो वही जोड़ा रखना है हमें। युग्म मतलब जोड़ा, वही जोड़ा रखना है। तो प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा। अब ये जा क्या है? आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा। जा का मतलब होता है साइन। ये साइन तुम अभी पढ़ोगे, मैथ्स में ही पढ़ोगे, सर पढ़ाएंगे तुम्हें साइन क्या होता है। तो साइन जो है ना वो हमेशा किसी कोण का होता है, हमेशा किसी कोण का होता है। तो आपतन कोण की जा मतलब आपतन कोण का साइन। देखो, आपतन कोण मान लो आई है, परावर्तन कोण मान लो, परावर्तन नहीं, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम, अपवर्तन। ठीक है, तो मान लो आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आर है। तो आपतन कोण की जा यानी कि आपतन कोण का साइन, साइन को जब अकेला लिखते हैं तो लास्ट में ई लगता है, जब किसी कोण के साथ लिखते हैं तो वो अकेला आता है, ई नहीं आता उसमें। ठीक है, तो साइन आई यानी कि आपतन कोण की जा, साइन आर मतलब अपवर्तन कोण की जा। दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है। दोनों का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक होता है, स्थिरांक होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं रोकने के लिए। फिर से पढ़ते हैं, नहीं समझ में आया? इधर देखो वापिस। प्रकाश का किसी निश्चित रंग के लिए, प्रकाश का किसी निश्चित रंग के लिए निश्चित माध्यमों के, कहाँ गया, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा। देखो, आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा, इन दोनों का अनुपात क्या रहेगा? स्थिरांक रहेगा। और उसे हम क्या बोलते हैं? इस नियम को हम स्नेल का नियम कहते हैं। इसी नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आई और आर सबको पता है, आई है आपतन कोण, आर है अपवर्तन कोण। ठीक है, तो ये नियम सबको याद हुआ क्या? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, याद हुआ क्या? नहीं याद हुआ? एक बार ढंग से देखो फिर से। देखो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर ये क्यों लिखा? प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए क्यों लिखा मैंने? प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए, निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? इसलिए लिखा क्योंकि जैसे ही मैंने रंग चेंज किया, तो ये स्थिरांक चेंज हो जाएगा। ये स्थिरांक क्या हो जाएगा? स्थिरांक का मतलब निश्चित मान आएगा। 2 है तो 2 ही आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा, 1.5 है तो 1.5 ही आएगा। वो चेंज नहीं होगा। वो चेंज कब होगा? वो चेंज जब होगा तो प्रकाश का कलर चेंज कर दो, या फिर तुम माध्यम के युग्म को चेंज कर दो। तुम पहले वायु जल रहे थे, तो बाद में तुमने वायु और कांच कर दिया, तो फिर वो ये रंग क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने पहले से ही यहाँ पर मेंशन कर दिया, पहले से ही हमने स्टार्टिंग में लिख दिया कि प्रकाश का रंग क्या होना चाहिए? वही रहना चाहिए, और माध्यम का युग्म की भी क्या रहना चाहिए? वही रहना चाहिए। तभी क्या होगा? तभी आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिरांक होगा। ठीक है, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात स्थिरांक रहेगा। कब रहेगा? प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए। निश्चित बोला मैंने यहाँ पर, मतलब उसको फिक्स कर दिया। प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है। इसी नियम को हम क्या बोलते हैं? स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। और साइन आई अपॉन में साइन आर क्या हो जाएगा?
स्थिरांक हो जाएगा। साइन आई बटे में साइन आर, साइन आई बटे में साइन आर स्थिरांक हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। फिर से रिपीट करते हैं, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो ध्यान से समझना। पहला नियम क्या बोला मैंने, पहला नियम क्या बोला, देखो पहला नियम क्या बोला, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। हम डायरेक्ट ना बोल के क्या बोलेंगे, कहाँ पर है अभिलंब, अभिलंब कहाँ पर है। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर है अभिलंब। ठीक है, अब हमारे तीनों हो गए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के किसी निश्चित रंग के लिए निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात क्या होगा, स्थिर होगा। और इस नियम को ही हम स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। और नीचे हम लिख देंगे साइन आई बटे में साइन आर बराबर स्थिरांक, जहाँ पर आई क्या है आपतन कोण, आर क्या है हमारे पास अपवर्तन कोण। सबको यहाँ तक क्लियर है, अपवर्तन के नियम सबको यहाँ तक क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखो हमने, चलो इसको रफ करता हूँ मैं, इसको चाहो तो मैं चाहो नहीं, मतलब लिखना ही है। सभी नोट्स बना रहे हैं, नोट सबको बनाना है। ठीक है, तो इसको अभी नोट कर लो, इतने में इसको थोड़ा हट जाता हूँ। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। चलो अब रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपवर्तन के नियम। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना इसको, अपवर्तन के नियम को, इसलिए इतनी बार समझाया मैंने। ठीक है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो बार बार समझाता हूँ मैं। तो परावर्तन के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। परावर्तन के नियम फिर मैंने वापस एक बार और इस क्लास में समझाए भी थे कि भैया आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, कहाँ पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, वो कर लेते हैं फटाफट से। कि मान लो तुम्हें दिया हुआ है वक्रता त्रिज्या दी हुई है 32 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है वक्रता त्रिज्या दी हुई है 32 सेंटीमीटर, तुमसे पूछ लिया गया फोकस दूरी बताओ। निकाल लोगे क्या? जल्दी बताओ। वक्रता त्रिज्या दी हुई है 32 सेंटीमीटर और तुमसे पूछ लिया फोकस दूरी बताओ, निकाल लोगे? कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, याद है क्या? जल्दी बोलो, याद है क्या भैया? तो अब तो सिंपल सा हो गया, आर के बटे में 2 ही तो करना है। आर 32 बटे में 2 लिख, फटाफट काट दे, 16 बार कट जाएगा। तो एफ कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया। एफ कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी बोर्ड में छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आते हैं ना। तो वो बड़ा क्वेश्चन ही करवाया था, वो समझ में आ गया सबको। तो उसमें दिक्कत क्या थी? उसमें इंपॉर्टेंट था एम। एम क्या था? एम क्या था? आवर्धन, हमने पढ़ा था ना आवर्धन, एम। वो एम थोड़ा सा टफ था। एम में क्या था देखो, एम जब 1 से बड़ा था, पहले 1 के बराबर, जब वो 1 के बराबर था तो क्या बन रहा था? समान आकार का बन रहा था। प्रतिबिंब कैसा बन रहा था? समान आकार का बन रहा था। ठीक है, और जब m 1 से बड़ा हुआ तो विवर्धित हो गया था, विवर्धित हो गया था। ठीक है, और जब m 1 से छोटा हुआ तो कैसा हो गया था? आकार कैसा हो गया था? छोटा हो गया था, है ना। छोटा बड़ा लिखा था कि विवर्धित लिखा था, है ना, जो भी देखना तुम्हारे हिसाब से। m 1 से बड़ा है तो विवर्धित होगा, बड़ा होगा। m 1 से छोटा है तो छोटा हो जाएगा प्रतिबिंब। ये 3 एक साथ करवाए थे मैंने, ये 3 एक साथ करवाए थे। और m जब धनात्मक होगा और m जब ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक में कैसा बनाता प्रतिबिंब? ऋणात्मक में बनाता प्रतिबिंब उल्टा। धनात्मक में प्रतिबिंब कैसा बनाता है, जल्दी बताओ? धनात्मक में प्रतिबिंब बनाता सीधा। ठीक है, चलो, तो m धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। यहाँ तक सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए। ये थोड़ा दिक्कत देता है ना, कि भैया m मान लो, चलो इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा, कि अगर m मान लो आता 0.25, m कितना आता? 0.25,
तो यहाँ पर हम क्या क्या देखते हैं, पहले m देखो 1 से बड़ा है या छोटा, इन तीनों केस में देखो, इन तीनों में देखो m 1 से छोटा है, m 1 के बराबर है या m 1 से बड़ा है। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, m यहाँ पर 1 से छोटा आ रहा है, क्या m क्या आ रहा है 1 से छोटा आ रहा है, m 1 से छोटा मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और m अगर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, कुछ नहीं है तो प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है इसका मतलब धनात्मक है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलो ये बात सब क्लियर है। लास्ट के 5 मिनट थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। नया मतलब जो नया है अपवर्तनांक वो हम नेक्स्ट क्लास से ही पढ़ेंगे, ठीक है। अभी चलो एक और चीज़ मुझे रिवाइज करवानी थी जो इम्पोर्टेंट थी, क्या याद आई थी मुझे अभी, क्या याद आई थी भूल गया मैं फिर। हाँ, ये मैंने बनाया, क्या बनाया, अवतल दर्पण बनाया, अवतल दर्पण बना दिया। और अवतल दर्पण के मुझे बताओ, अवतल दर्पण बनाया तो ये शाही इसमें एसिड डालते हैं, अंदर से डालते हैं, लेकिन अभी टेम्पररी। चलो ये अवतल दर्पण बनाया मैंने, ये इसका पोल है। अब मुझे बताओ अगर मैंने वस्तु को केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मैंने बोला था याद करने की, याद करके आना, याद कर लेना सारे, वो याद कर लिए सबने। अब मैं यहाँ से सुन तो नहीं सकता तुम्हारी आवाज़ की, याद किए कि नहीं किए, लेकिन याद करने हैं वरना काम नहीं चलेगा, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जहाँ पर ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट, क्वेश्चन कैसा आ जाएगा डायरेक्ट, उसमें आएगा फिलअप में क्या आ जाएगा कि वस्तु को सी पर रखा, वक्रता केंद्र पर रखा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और दर्पण है हमारे पास अवतल दर्पण, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब, जल्दी बताओ। कैसा नहीं बनेगा मतलब कहाँ बनेगा, तो सी पर ही बनेगा। सी पर अब अगर ने वस्तु को रखा है ना, याद करो सी पर अगर वस्तु को रखा था तो ये काम किया था हमने, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से गुजरेगी, फिर फोकस से गुजार दो तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये काम किया था और प्रतिबिंब यही बन गया था, ठीक है ना। तो वो हम बार बार प्रतिबिंब बना के देखेंगे स्केल से वहाँ पर, ठीक है ना। हम मुझे याद है इसलिए मैं यहीं पर बना देता हूँ, ठीक है, यहीं पर सी पर बना देता हूँ, मेरा टेढ़ा बना जाता ही नहीं क्योंकि मुझे पता है, और वहाँ तुम्हें स्केल से लेकर बैठना पड़ेगा। तो क्या बोला मैंने कि ये जो है वो याद करने हैं कि भैया सी से परे रखेंगे, परे मतलब पीछे, सी से पहले रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो मुझे सब याद है, मैं फटाफट रे डायग्राम बना के चेक कर लेता हूँ। रे डायग्राम में प्रैक्टिस है, रे डायग्राम फटाफट बना देता हूँ मैं। रे डायग्राम मतलब किरण आरेख, ठीक है। तो वहाँ पर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि सी से परे रखा तो क्या बनेगा, सी से परे वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा सी और एफ के बीच में, ये सी है। और जब वस्तु को हमने सी और एफ के बीच में रखा तो प्रतिबिंब इधर साइड बनेगा, कहाँ पर, सी से परे बनेगा। तो पूरी टेबल जो बनाई थी वो हमें कम से कम उसकी स्थिति तो याद रखनी है, कम से कम हमें उसकी स्थिति तो याद रखनी है कि कहाँ पर हमने वस्तु को रखा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना। जैसे कि पी और एफ के बीच में रखा वस्तु को तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, दर्पण के पीछे बनेगा। दर्पण के पीछे बनेगा तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, ठीक है। और दर्पण के बाहर बना जो प्रतिबिंब वो कैसे बने थे, वास्तविक बने थे, ठीक है ना। तो ये सब याद करने हैं, आज के लिए इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई सबको करनी है ना। अभी पढ़ाई का माहौल तो नहीं है लेकिन हमें करनी है पढ़ाई घर पर, ठीक है, वरना पीछे रह जाएंगे हम बहुत से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना रखते हैं।